5 राज्यों के नतीजे पहले भी भाजपा के खिलाफ थे, तब भी प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। लेकिन इस बार 2019 में और 24 में कुछ अंतर नजर भी आ रहा है। भाजपा के हाथ पैर फूले हुए हैं, उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि इस मसले से कैसे निपटें। बीजेपी को लगता है कि बड़े आराम से वो राम मंदिर का जब उद्घाटन होगा तो वो इन जातियों को जाति से बड़ा हिंदू में कन्वर्ट कर देगी। राम मंदिर राजनीतिक दृष्टि से एक चला हुआ कारतूस है। इसका फायदा भाजपा को जो मिलना था वो 90 के दशक में मिल चुका है। अब देखिए नरेंद्र मोदी किस तरह चुनाव लड़ रहे हैं, उनका क्षेत्रीय नेतृत्व उसको उन्होंने हाशिए बैठा रखा है। हाँ, कोई नहीं है, शिवराज वसुंधरा कोई वो तो एक तरह से ऑर्गेनाइजर को भी चुनौती है कि आप अपनी सलाह मुझे मत दीजिए, अपनी राजनीति मैं करूंगा, आपको जो करना हो कीजिए, वनवासी कल्याण आश्रम चलाइए। मोदी देश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा मंच पे खड़े होकर कि आप अपना वोट कमल पर निशान लगाइए, वोट सीधा मुझे मिलेगा। मोदी के आने के बाद संगठन के रूप से भाजपा मजबूत हुई है या कमजोर हुई? सारे कांग्रेसी हैं जो भाजपा में हैं, सारे मुख्यमंत्री उनके कांग्रेसी हैं। एन वीरेंद्र सिंह कांग्रेसी हैं, हेमंत विश्व शर्मा कांग्रेसी हैं, सब लोग कांग्रेसी हैं वहाँ पर। तो जो हमारे लाभार्थी थे उन्होंने हमारी तारीफें तो बहुत की, लेकिन वोट उतने नहीं दिए जितना देने चाहिए। मोदी विपक्ष से काफी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी समर्थक मीडिया इन बातों पर ध्यान नहीं देता। हाँ, बिल्कुल ये तो। सनातन चिल्लाए, तमिलनाडु में AIDMK आपके पास चली गई, मिजोरम में नुकसान हुआ है, मणिपुर में नुकसान होगा, असम में भी उस नुकसान की आहट पहुंचेगी, त्रिपुरा में भी वो नुकसान होगा। प्रधानमंत्री गए क्यों नहीं मणिपुर? अगर आपके कानों में अजान की आवाज पड़ती है तो आप हमास की रेंज में हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। देश में चंद पत्रकार ऐसे हैं जिनका मैं दिल से बहुत सम्मान करता हूं। बल्कि ईमानदारी से कहूं तो मैं कोशिश करता हूं कि काश मेरे अंदर इतना ज्ञान आ जाए, मेरे अंदर इतनी योग्यता आ जाए। उन्हीं में से एक पत्रकार से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ। जब मैं नाम बताऊँगा, जब चेहरा देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि आप सब उनको बहुत पसंद करते हैं। कौन भला पत्रकार ऐसा होगा जिसने 35 से ज़्यादा किताबें लिखी और अलग अलग विषयों पे लिखी? देश का कोई बड़ा टीवी चैनल ऐसा नहीं होगा जहां पर वो बैठते ना हो और बैठ के दमदारी के साथ अपनी बात ना करते। सरकार किसी की भी हो, सत्ता किसी की भी हो, उनके तीखे सवालों से कोई बच नहीं पाता। आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूं प्रोफेसर अभय दुबे जी की। और एक खुशखबरी, एक घोषणा और कर रहा हूं। बड़ा महत्वपूर्ण दिन है मेरे लिए और 4PM परिवार के लिए कि आप अब अभय दुबे जी का एक शो वो रोज 4PM पर दिखेंगे। तो आज की चर्चा शुरू करता हूं। मेरे साथ हैं अभय दुबे जी। अभय जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। और आपको धन्यवाद कि आप मुझसे बात कर रहे हैं। पिछले दिनों हम लगातार आपको सुनते रहे हैं जी। शुरुआत करते हैं 5 राज्यों के चुनाव पर। आपको क्या लगता है, कोई एक लॉबी है वो कह रही है नतीजे कुछ भी आए? 5 राज्यों के नतीजे पहले भी भाजपा के खिलाफ थे, तब भी प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। लेकिन इस बार 2019 में और 24 में कुछ अंतर नजर भी आ रहा है। तो क्या लगता है आपको, ये नतीजे जो आएंगे ये क्या 2024 के चुनाव परिणामों में कोई असर डालेंगे? देखिए, अगर ये 2019 का दोहराव ही 2024 में होना था, फिर इन चुनावों को लोग सेमीफाइनल क्यों कह रहे हैं? आप इन चुनावों को सेमीफाइनल कह रहे हैं, इसका मतलब है एक फाइनल होना बाकी है। और फाइनल होना बाकी, उसके बारे में पहले से तो ऐलान नहीं करना चाहिए कि भाई फाइनल का रिजल्ट क्या होगा। अगर फाइनल का रिजल्ट पहले से तय हो, अगर वो एक फेट अकम्पली हो कि 2019 में जो हुआ था, यानी 2018 में भाजपा इन राज्यों में चुनाव हार गई थी, बड़े राज्यों में, और 2019 में उसने सारे राज्य जबरदस्त रूप से जीत लिए थे, तो क्या फिर दोबारा ही ऐसा होने वाला है? मेरे ख्याल है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी भी ये नहीं मानते हैं कि ऐसा दोबारा आसानी के साथ दोहराया जाएगा। इसीलिए वो अपने सांसदों को उतार रहे हैं, इसीलिए वो अपने मंत्रियों को उतार रहे हैं, इसीलिए वो अपने राष्ट्रीय महासचिव को चुनाव में उतार रहे हैं। केंद्रीय कभी आपने सुना है कैबिनेट रैंक का केंद्रीय मंत्री कहा जाओ कहीं जाके MLA का चुनाव लड़ो? और कई मंत्री। क्योंकि उन्हें पता है कि ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही रिपीट नहीं होने वाला है। उन्हें पूरी कोशिश कर रहे हैं भाजपा वाले कि हम ये चुनाव जीत लें किसी तरीके से, या इन चुनावों में हमारा प्रदर्शन अच्छा रहे, वरना कोई गारंटी नहीं है कि वो 2024 में भी लोकसभा का चुनाव उसी तरह जीत जाएंगे। देखिए, भाजपा की जो सत्ता है उसका जो स्ट्रक्चर है उसको ध्यान से देखिए आप। उनके पास 303 सीटें हैं। इन 303 सीटों में 11 राज्यों में उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 90% से ऊपर था। है? और मेरे ख्याल से 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे उनका स्ट्राइक रेट 44-45% के आसपास था।
उन्हें दोबारा 303 सीटें तब प्राप्त होंगी जबकि वो ऐसा ही दोबारा 2024 में करके दिखाएं, बिल्कुल वैसे ही, उतना ही बिल्कुल वैसे ही करके दिखाएं। ऐसा आसानी के साथ होने वाला नहीं है। हम्म, तब की परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में सबसे बड़ा फर्क यह है कि तब विपक्ष की एकता का इंडेक्स 0 था, हाँ आज विपक्ष की एकता है। वो कितनी ताकतवर है, कितनी प्रभावी, ये सब भविष्य में तय करेगा, लेकिन विपक्ष की एकता है, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और विपक्ष की एकता की जो एंकर पार्टी है वो कांग्रेस है। प्रदेशों में अलग अलग एंकर पार्टी हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी उसकी एंकर पार्टी है। तो अलग अलग जगह जहां जहां जो क्षेत्रीय राज्य ताकतें हैं, बंगाल में ममता बनर्जी होंगी, वो उसकी एंकर पार्टी होंगी, वहां नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव होंगे, वो होगी। फिर देखिए एक बिल्कुल नई चीज आ गई है, इसको जातिगत जनगणना कहते हैं। हाँ, इसमें भी बड़ा भाजपा के हाथ पैर फूले हुए हैं, उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि इस मसले से कैसे निपटें। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की जो थ्योरी है वो समानता और समता की थ्योरी नहीं है, वो समरसता की थ्योरी है। यानी अगर कोई ओबीसी लीडर भाजपा में जाता है तो वहां वो द्विज जातियों की आलोचना नहीं कर सकता, हाँ ब्राह्मणों की आलोचना नहीं कर सकता, ब्राह्मणवाद के खिलाफ नहीं कोई बात नहीं कर सकता, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ नहीं बोल सकता, ये समरसता है। लेकिन अगर आप किसी सामाजिक न्याय की पार्टी में जाते हैं, कांग्रेस में जाते हैं, तो वहां आपको इसकी छूट होती है। वो समानता का आंदोलन है जो अम्बेडकरवाद की भाषा में परिभाषित होता है, समाजवाद की भाषा में परिभाषित होता है, वामपंथ की भाषा में परिभाषित होता है। तो ये दोनों बातों में फर्क है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की समझ में नहीं आ रहा है कि जातिगत जनगणना का मसला जो नीतीश कुमार ले आए हैं और बिहार में उन्होंने कर भी दी है, उसको आंकड़ों को प्रकाशित भी कर दिया है। अब तो कल मेरे ख्याल से बिहार विधानसभा में वो आरक्षण का प्रतिशत 50% से बढ़ा के 65% करने का प्रस्ताव भी पास हो जाएगा। हाँ तो काफी भाजपा के लिए जमीन जो है ना वो सुगम होने की बजाय काफी गड़बड़ा गई है। और तो भाजपा मैं ये नहीं मानता हूं कि 2024 के नतीजे ठीक ठीक वही होने जा रहे हैं जो कि 2019 के नतीजे थे। भाजपा कहती है कि पिछड़ों के नाम पे हमने तो प्रधानमंत्री दे दिया, पिछड़ी जाति का इससे बड़ा क्या होगा? ये ट्रम्प कार्ड काम कर पाएगा क्या? देखिए मैं इतनी बात मानने को तैयार हूं कि भाजपा ने भी बड़े पैमाने पर पिछड़ी जातियों की चुनावी गोलबंदी की है। खासतौर से ईसीबी जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड है, अति पिछड़े हैं, वो भाजपा ने की है। पिछड़ों में लोधी जाति उत्तर प्रदेश की भाजपा के साथ परंपरागत रूप से वोट देती है। काचियों का एक हिस्सा भाजपा को वोट देता है, मेरे ख्याल से कुर्मियों का एक हिस्सा भी भाजपा को वोट देता है। ये भाजपा के ओबीसी में वोटिंग ब्लॉक्स हैं मतलब। और उन्होंने ईबीसी के में भी अपनी अच्छी पैठ बनाई है। जातिगत जनगणना से हुआ क्या है कि तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव जैसे जो ओबीसी लीडर थे, इनको भी पहली बार लगा है कि वो ईसीबी के अति पिछड़ों के हितों की ज्यादा दिन उपेक्षा नहीं कर सकते। तो इन्हें भी उनकी गोलबंदी में उतरना पड़ेगा। हाँ, ये उतरने के लिए तैयार है। जातिगत जनगणना जो खुद ही किसके समर्थक हैं, जब वही उनके सामने एजेंडा पेश कर रहे हैं, तो अभी तक भाजपा अकेले ही गोलबंदी कर रही थी उसकी। हाँ, अब भाजपा के सामने कंपटीटर आएंगे, आई गए हैं, आई गए। अब वो इस चुनाव में भले प्रभावी ना हो, लेकिन दूरगामी भविष्य में भाजपा जिस तरह द्विजों को और शूद्र जातियों को मिलाकर जो हिंदू एकता बनाती है 45 से 50% की, इस पूरे प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी समस्या पैदा होने वाली है। भाजपा तो ये न केवल फौरी तौर पर भाजपा के लिए नुकसानदेह है ये पूरी राजनीति, बल्कि दूरगामी दृष्टि से भी इसमें बहुत अंदेशे भरे हुए हैं। बीजेपी को लगता है कि बड़े आराम से वो राम मंदिर का जब उद्घाटन होगा तो वो इन जातियों को जाति से बड़ा हिंदू में कन्वर्ट कर देगी, मतलब सब कुछ खत्म हो। मेरा कहना है कि जो हिंदू पहले था वो आज भी हिंदू है, पहले भी रहेगा। भाजपा कोई नया हिंदू तो बना नहीं सकती। और राम मंदिर में लोगों की श्रद्धा होनी बहुत ही स्वाभाविक है। इसमें कोई वो जो एक सेकुलर किस्म की डिबेट होती थी, वो मेरे ख्याल से हमेशा से ही एक फर्जी डिबेट थी। उसमें हम लोगों को अपना वक्त नहीं ज़ाया करना चाहिए। राम मंदिर राजनीतिक दृष्टि से एक चला हुआ कारतूस है। इसका फायदा भाजपा को जो मिलना था वो 90 के दशक में मिल चुका है। खुद नरेंद्र मोदी ने अपने दोनों लोकसभा चुनाव राम मंदिर के मुद्दे पर नहीं जीते। भाजपा के घोषणा पत्र में 30वें और 35वें पृष्ठ पे कहीं 1-2 लाइन में राम मंदिर का जिक्र हुआ करता था। तो राम मंदिर, नरेंद्र मोदी खुद भी अयोध्या कहाँ गए प्रधानमंत्री के तौर पर, जब तक उनको सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ गया। हाँ, तब तक उससे पहले वो अयोध्या से पास में एक जगह थी, वहां जाकर मीटिंग कराई, लेकिन अयोध्या नहीं गए कभी। तो और संघ परिवार ने जब उनको आदेश दिया कि आप संसद में कानून बनाकर राम मंदिर बनने का रास्ता सुगम कराएं, नरेंद्र मोदी ने उनका आदेश मानने से इनकार कर दिया। आपको याद होगा कि 2019 की पूर्व संध्या पर स्मिता प्रकाश को दिए गए इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि ये तो अदालत काम करेगी, हम संसद इसके ऊपर कानून नहीं बनाएगी। हाँ, ठीक। और उससे पहले आरएसएस के लोग
रामलीला मैदान भर चुके थे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नारेबाजी करते हुए, तो इस मामले में वो आरएसएस के साथ भी नहीं खड़े हुए। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भी उन्होंने आरएसएस की बात कभी नहीं मानी। अभी आपको ध्यान होगा कि ऑर्गेनाइजर में एक संपादकीय लिखा था कर्नाटक और हिमाचल के चुनाव के बाद, इसमें कहा था केवल मोदी के नाम पर और हिंदुत्व के नाम पर चुनाव नहीं सकता, क्षेत्रीय नेतृत्व विकसित करना होगा। अब देखिए नरेंद्र मोदी किस तरह चुनाव लड़ रहा है, जिनका क्षेत्रीय नेतृत्व उसको उन्होंने हाशिए बैठा रखा है। हाँ, कोई नहीं है, शिवराज वसुंधरा कोई वो तो एक तरह से ऑर्गेनाइजर को भी चुनौती है कि आप अपनी सलाह मुझे मत दीजिए, अपनी राजनीति मैं करूंगा, आपको जो करना हो कीजिए, वनवासी कल्याण आश्रम चलाइए, आप स्वदेशी जागरण मंच चलाइए, आप संस्कार भारती चलाइए, राजनीति करने की हमें सलाह मत दीजिए, वो मैं करूंगा अपने हिसाब से। जब भी आरएसएस की तरफ से उनके सामने प्रस्ताव जाता है कि भाई सरकार के साथ में अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तो मोदी जी कहते हैं सरकार के साथ आपका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, आप भाजपा के साथ, पार्टी के साथ कोऑर्डिनेशन कीजिए। तो यानी आपका कहने मतलब है कि मोदी अब संघ से बड़े हो गए हैं? 100%। देखिए एक ज़माने में गुरु गोलवलकर ने कहा था, जब जनसंघ नया नया बना था, कि जनसंघ तो गज्जर की पोंगी है, जब तक बजेगी तब तक बजाएंगे वरना खा जाएंगे। आज नहीं कह सकता कोई, आज तो संघ की ताकत मोदी द्वारा प्रदान की गई सत्ता के कारण है। मोदी जो सुनिश्चित करते हैं कि भाई हम सत्ता के स्रोत हैं। मोदी देश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा मंच पे खड़े होकर कि आप अपना वोट कमल पे निशान लगाइए, वोट सीधा मुझे मिलेगा। नेहरू ने भी नहीं कहा, इंदिरा गांधी ने कहा, किसी ने नहीं कहा। वो अब तो राज्यों के चुनाव में भी कहने लगे हैं कि आपका वोट सीधा मुझे मिलेगा। कर्नाटक में कहा, उनकी बात नहीं चली, लेकिन कभी चलती है कभी नहीं चलती है। लोकसभा में अभी कब तक चलेगी ये देखने की बात है। लेकिन वो एक अलग तरह के नेता हैं और संघ की मर्जी के बिना वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने थे। हाँ, उस समय संघ भी नहीं ये एक तथ्य है और इस तथ्य को हम लोग अच्छी तरीके से हम लोगों को मान लेना चाहिए कि संघ की मर्जी के बिना ही वो प्रधानमंत्री पद। अच्छा अभय जी, आप तो राजनीति के एक दशक से आपने राजनीति में काम किया है, किताबें लिखी हैं आपने, राजनीति को जानते हैं आप। मोदी के आने के बाद संगठन के रूप से भाजपा मजबूत हुई है या कमजोर हुई है, और बाद मोदी के भाजपा मजबूत होगी या कमजोर? देखिए अगर आकार में देखा जाए तो भाजपा का बहुत प्रसार हुआ है, भाजपा एक बहुत ही विशाल पार्टी बन गई है। लेकिन जहाँ तक भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं की अपनी पहलकदमी का सवाल है, जो एक राजनीति करने वाले के पास एक पहलकदमी होनी चाहिए, तो मोदी के कारण उस पहलकदमी का क्षय हुआ है। और जिस दिन मोदी सत्ता प्रदान करने में कमज़ोर साबित हुए या चुनाव की ज़मीन पर लड़खड़ाए, उस दिन भारतीय जनता पार्टी उस नुकसान को महसूस करेगी। क्योंकि उसी तरह से एक ज़माने में इंदिरा गांधी के कारण भारतीय जनता कांग्रेस को सत्ता मिल जाया करती थी, कांग्रेसी खुश रहते थे, सत्ता का भोग करते थे। कि जिस दिन कांग्रेस को सत्ता, इंदिरा गांधी का अवसान हुआ और उनके उत्तराधिकारियों का भी अवसान हो गया, आज देखिए कांग्रेस कितनी मुश्किल हालत में है, कैसी मुश्किल से अपने आप को जीवित कर रही है, भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ रही है वगैरह वगैरह। तो अभी जरूर मोदी की वजह से सत्ता मिल रही है, लेकिन सत्ता स्थायी नहीं होती है। और भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के तौर पर मुझे लगता है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी मोदी की मौजूदगी के कारण को खोखलापन आना शुरू हो गया है। तो ये सारी बातें जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं वो महसूस नहीं कर पा रहे? गडकरी हो गए, राजनाथ हो गए, ये महसूस नहीं कर पा रहे या डर के मारे बोल नहीं पा रहे? देखिए ये डर का सवाल नहीं है, ये तो पूरा सत्ता का खेल है। ऐसा नहीं कोई नेता किसी से डरता है। लोगों को लगता है कि इस आदमी की वजह सत्ता मिलती है, जब ये आदमी नहीं रहेगा तो हमारे वोट 15-20% गिर जाएंगे। अभी आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो मोदी भक्त हैं, तो भाजपा भक्त नहीं है। हाँ बिल्कुल, मोदी ने अपना एक वोट बैंक, अपना नया वोट बैंक निकाल के दिया है, जो एक हद तक काफी हास्यास्पद भी लगती है बात को, लेकिन है वो तथ्य है। तो जिस दिन मोदी से उनके भक्त लोग नाराज हुए या भक्त लोग उनसे अनमने हो गए, उस दिन देखिए फिर भाजपा क्या करती है। आपको ध्यान होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी की सत्ता गई थी 2004 में, उसके बाद 10 साल तक भाजपा कितनी बुरी हालत में थी। हाँ, लगातार एक के बाद एक लतियाव आपस में ही होता रहता था। मोदी की वजह से न केवल भाजपा का वो दौर खत्म हुआ, बल्कि उन्होंने एक पार्टी को बहुत बड़ा बनाया, उत्तर पूर्व में भी उसका विकास करने की कोशिश की। हालांकि उत्तर पूर्व में सारे कांग्रेसी हैं जो भाजपा में हैं, सारे मुख्यमंत्री उनके कांग्रेसी हैं। एन वीरेंद्र सिंह कांग्रेसी हैं, हेमंत विश्व शर्मा कांग्रेसी हैं, सब लोग कांग्रेसी हैं वहाँ पर। तो ये भाजपा एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहाँ भाजपा के अंदर बहुत परिवर्तन हो रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी बहुत परिवर्तन हो रहे हैं। आज का संघ का जो स्वयंसेवक है और प्रचारक है वो नहीं रह गया है जो कि 20 साल पहले था। हाँ, तो बढ़िया सुविधा भोगी हो गया है, बढ़िया ऑफिस हो गए उनके। अच्छा बताइए भाई अभय जी कि ये जो जाति जनगणना मुद्दा है, इसके अलावा और कौन से बड़े मुद्दे हैं जो मोदी को 2024 से परेशान कर सकते हैं?
देखिए, जाति जनगणना तो एक ऐसा मुद्दा है जो कि फौरी तौर पर भी परेशान करेगा और दूरगामी तौर पर भी उनकी विचारधारात्मक प्रोजेक्ट को गड़बड़ाएगा। इसके बाद में मोदी ने एक खेल खेला था 2014 में, जनधन योजना से शुरू हुआ था लाभार्थी बनाने का। तो उस मैदान में मोदी अकेले ही खिलाड़ी थे। अब सब लोग उस मैदान में कूद पड़े हैं, सबके पास अपने अपने लाभार्थी हैं। भाई अरविंद के पास अपने लाभार्थी हैं, नवीन पटनायक के पास अपने लाभार्थी हैं, गहलोत के पास अपने लाभार्थी हैं, बघेल के पास अपने लाभार्थी हैं। तो केंद्र का लाभार्थी और विपक्ष के लाभार्थी दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। अब लाभार्थी जो हैं वो उससे चुनाव के मैदान में गारंटी की जीत की गारंटी नहीं रह गई है। तो ये जो मोदी ने योजना बनाई थी, ये उसकी योजना कमजोर हो गई है मोदी की, और उसमें इतनी सफलता नहीं रही। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, हम दोनों ही उत्तर प्रदेश के हैं तो बार बार वो चुनाव हम लोगों को उदाहरण के तौर पर आ जाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो प्रधानमंत्री दफ्तर ने जब उनसे एक रिपोर्ट मांगी कि भाई आपके 57 लोग क्यों हार गए, आपका मुख्यमंत्री क्यों हार गया, आपके मंत्री लोग क्यों हार गए, तो उन्होंने कहा कि लाभार्थियों, जो हमारे लाभार्थी थे उन्होंने हमारी तारीफें तो बहुत की, लेकिन वोट उतने नहीं दिए जितने देने चाहिए थे। तो धीरे धीरे करके उनको पता लग गया है कि जिनको वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं या सस्ता सिलेंडर दे रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, वो लोग ऑटोमेटिकली उनके बंधुआ वोटर नहीं हैं। और दूसरी तरफ अब जो भी सत्ता पाना चाहता है वो लाभार्थी वो योजनाएं बना रहा है या गारंटियां दे रहा है। हाँ, राजस्थान में तो उसने झड़ी लगा दी, अशोक गहलोत गारंटियां दे रहा है, कांग्रेस गारंटी देती है। हाँ। तो उनकी तरफ में मोदी भी कहने लगे कि हमारी गारंटी है। हाँ। पहले मोदी एजेंडा सेट करते थे, यहाँ तो दूसरा उल्टा होने लगा। हाँ। तो परिस्थिति देखिए 2019 के मुकाबले बिल्कुल बदल गई है। विपक्ष ने मोदी से बहुत कुछ सीखा है, मोदी विपक्ष से काफी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब चल रहा है, इस पर ध्यान रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जैसे राहुल गांधी केदारनाथ पहुंच गए चुनाव से पहले, तो कभी सोचा नहीं जा सकता। एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ, कभी ऐसा सोचा नहीं था कि किसी राज्य के चुनाव हो, मोदी जी जाए ना मिजोरम जाने की? देखिए, मिजोरम में मोदी जी के साथ जो हुआ है, मिजोरम के मुख्यमंत्री ने उनके साथ मंच पर जाने से इनकार कर दिया। मोदी जी को अपनी मीटिंग वहाँ कैंसिल करनी पड़ी। बाद में उन्होंने अपना वीडियो संदेश वहाँ भेजा। ये मणिपुर की घटना का पहला नुकसान भाजपा को स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। इस बीच में मोदी की वजह से भाजपा को बहुत बड़े बड़े नुकसान हुए। मोदी ने सनातन धर्म के ऊपर हमला करने वाला सवाल जो उठाया था, तमिलनाडु में उनका गठजोड़ टूट गया। हाँ। लोग, जो मोदी समर्थक मीडिया है, इन बातों पर ध्यान नहीं देता। हाँ, बिल्कुल ये तो सनातन चिल्लाए, तमिलनाडु में AIDMK आपके पास चली गई। हाँ, निकल के, वरना सनातन वहाँ पर AIDMK के साथ में रहती तो वहाँ इनकी एक पॉलिटिक्स बनती। अब पॉलिटिक्स में कुछ रह नहीं गया वहाँ पर। तो ये स्थिति बनी है। अब ये जो मणिपुर में इन लोगों ने जो किया है, उसकी वजह से देखिए मिजोरम में है क्या, मिजोरम में जो मिजो नेशनल फ्रंट है और दूसरा ZPM, दूसरा संगठन जो है, उनका संदेश ये है कि 3 तरह के मिजो हैं, उनका एकीकरण करना है। एक कुकी हैं जो कि मणिपुर में रहते हैं, दूसरे मिजो जो कि मिजो पहाड़ियों में रहते हैं, और तीसरे हैं चिन जो कि म्यांमार में रहते हैं। इन तीनों का कुकीकरण, और साथ में ईसाई धर्म, ये उनका पूरा एजेंडा है। और ये इस एजेंडे को बहुत बड़ी ठोकर लगी है जो कि मैतेइयों ने कुकियों के साथ किया वहाँ पर, भाजपा के नेतृत्व में हुआ। हाँ। तो भाजपा को उसका नुकसान तो उठाना पड़ेगा। ये तो अभी तो मिजोरम में नुकसान हुआ है, मणिपुर में नुकसान होगा, असम में भी उस नुकसान की आहट पहुंचेगी, त्रिपुरा में भी वो नुकसान होगा। उत्तर पूर्व में भाजपा की पूरी राजनीति कहीं ना कहीं इस घटना से, मणिपुर की घटनाओं से काफी डैमेज हुई है। आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री गए क्यों नहीं मणिपुर? देखिए, प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए, मुगालते में नहीं गए, इनको जाना चाहिए था। इन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो बाद में इनको अफसोस होता है कि हम, लेकिन ये एक जिद्दी किस्म की सरकार है, वो जो तय कर लेती है वो करते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको दूँ। आपको याद होगा जब ये लोग, जब आपके अरुण जेटली सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में छात्रों ने आंदोलन किया था, तो छात्रों की एक कमेटी उन्होंने यहाँ बुलाई कि आप हमसे आगे बात कीजिए। वो आए तो अरुण जेटली ने उनसे कहा था कि हमने गलत आदमी को बना दिया, हम गलती स्वीकार करते हैं, लेकिन बदलेंगे नहीं उसको हम। तो ये इनका रवैया है। आखिरी मैंने कहा था, लेकिन एक सवाल और पूछ ले, इम्पोर्टेंट सवाल है। इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध पे 2 बातें हैं इसमें जुड़ी हुई। पहले, जिस तरह सरकार ने जल्दबाजी में इजराइल के साथ खड़ी हुई, एक बड़ा मौका था, हम कहते हैं कि हम संधि विराम करा सकते हैं, बीच में आ सकते हैं, जिस तरह से तेजी दिखाई इजराइल की। और दूसरा सवाल मैं जानना चाहता हूँ, आजकल जो दिन भर टीवी चैनलों पे इजराइल हमास, योगी आदित्यनाथ राजस्थान में जाके कह रहे हैं इजराइल हमास, बजरंगबली ठीक कर देंगे, इन दोनों सवालों के जवाब। देखिए, एक आजकल तो ट्विटर नहीं रहा, एक्स हो गया है। तो मैंने उसके ऊपर एक आदत पड़ी हुई है, ट्वीट देखा था उसका।
ट्वीट क्या है, 2 लाइन का ट्वीट है, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा जो टीवी चैनलों पे हो रहा है। ट्वीट ये है, अगर आपके कानों में अजान की आवाज पड़ती है तो आप हमास की रेंज में हैं। हाँ। अब आप सोचिए इसको, जो कहाँ से आ रही हैं ये बातें। हाँ। कोई, मैं मानता हूँ इनका एक कोई हेडक्वार्टर है, वहां ये सब बातें गढ़ी जाती हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों को तो हमास शब्द के बारे में ही नहीं पता था। पता नहीं था। आरएसएस वालों को ही नहीं पता था। हाँ। हिंदुत्ववादियों को हमास के बारे में नहीं पता था। और अभी भी हर चीज को घुमा फिरा के मुसलमान विरोधी कर देना इन लोगों के डीएनए में है, और ये चीज इन लोगों को भविष्य में जाके बहुत, अतीत में भी नुकसान पहुंचाती रही है। आज भी जब ये लोग चुनाव इस तर्ज पे लड़ते हैं तो उस चुनाव में जीतते नहीं है। दिल्ली के चुनाव नहीं जीते, बिहार का चुनाव नहीं जीते। जब भी ये सांप्रदाय, वहाँ बजरंगबली चिल्लाए थे, कर्नाटक वहां भी नहीं जीते। जब भी ऐसा करते हैं नहीं जीते हैं। जब ये गैर धार्मिक और वैकासिक मुद्दों पर लड़ते हैं, जब ये क्लेम करते हैं कि हमारी सरकार डिलीवरी देती है, सुशासन देती है, तब जनता इनको ज्यादा हमदर्दी से देखती है। बिल्कुल सही बात। लेकिन चूंकि सांप्रदायिक खुराक पे पले हैं, इसलिए घूम घूम के बार बार वही आता है। शुक्रिया भाई। तो ये थे अभय दुबे जी। बहुत साफ कोई थे, उन्होंने राजनीति के आज के दौर में बात करी और बताया क्या तस्वीर हो सकती है राजनीति की। अब आप रोज 4 PM देखिए, रोज आपको अभय दुबे जी एक विशेषण के साथ, देश की बात अभय दुबे के साथ मिलेंगे। 4 PM को ऐसी प्यार करते रहिए, अपनी राय से जरूर बताइएगा ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा। शुक्रिया।